मेरा नाम सबा है और मेरी उम्र 24 साल के करीब है। आज मैं दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ पर चौंक और हैरत से भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। न जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और मैं किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त मैं घर पर अकेले थी और मुझे ही दरवाजे पर जाकर देखना था। कौन है दरवाजे के करीब? रुककर मैंने दबी आवाज़ में पूछा। ये मुजीब फारूक का घर है। चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज़ आई। मैंने कहा, जी यही घर है उनका। अब कौन है? क्या काम है उनसे? मुजीब मेरे शौहर का नाम था। हमारी 2 साल पहले शादी हुई थी और मैं ब्याह कर इस घर आ गई थी जहां हम दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला हम दोनों के लिए काफ़ी था। उस लड़के ने कहा, मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं, समीर नाम है मेरा। अब मैं तजस्सुस में पड़ गई थी कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं, क्योंकि मेरा शौहर भी घर पर नहीं था। फिर मैंने कहा, देखिए मेरे शौहर घर पर नहीं है। इस पर वो बोला, भाभी फिक्र ना करें, मेरी इससे बात हो गई है। आते वक्त मैंने कॉल की थी उसे, वो कराची में है ना। मैंने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और खूबसूरत साफ रंगत का हामिल नौजवान कांधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे उसका चेहरा देखा सा लगा, शायद वो हमारी शादी में आया था। फिर वो बोला, अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्रिया, दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगे मुझे। उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में तब्दीली को मैंने महसूस किया और मैं कदरे बेध्यानी में थी। मैंने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाइए आप। मैं उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई और कहा, बैठ जाइए यहाँ, मैं आती हूँ। उसे वहीं बैठाकर मैं अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और मुजीब को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? मुजीब ने कॉल पिक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा। कैसे हैं आप? मैंने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा मुझसे तल्ख लहजे में ही बात करता था। मुझे नहीं याद था कि कभी उसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ। क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। वो उजलत में अंदाज में बोला। मैंने कहा, आपके एक दोस्त आए हैं, समीर पहुँच गया है वहाँ। मुजीब ने मेरी बात काटी और कहा, फ़ोन समीर को दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। मैंने कदरे इत्मीनान से कहा। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात करवाओ उससे जल्दी। मुजीब ने कहा तो मैंने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे समीर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी समीर में। उसे कई अलकाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद समीर ने फ़ोन मेरी तरफ वापस बढ़ाया। मैं सोफ़े के करीब ही खड़ी थी। मैंने फ़ोन कान से लगाया तो मुजीब ने कहा, सुनो, ये मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। इससे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, फ़िक्र न करें, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, मुजीब ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आइए मैं आपको रूम में छोड़ाऊँ, मैंने समीर से कहा जो सोफ़े पर बैठा मुझे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा तो मैं मुस्कुराई। मुजीब कई दिनों से कराची गया हुआ था और मैं घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। आई तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मशगूल रखती थी। कभी कभार तो उकताकर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब समीर आया था तो उससे बात करके मेरी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर मैं भूरे रंग के कार्पेट पर कदम रखती अंदर आई। वो मेरे पीछे अंदर दाखिल हुआ। गेस्ट रूम दरमियाने साइज़ का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था। साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें पड़ी थीं। सामने ही 2 सोफ़े रखे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच्ड बाथरूम का छोटा सा दरवाज़ा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। मैं उसकी तरफ मुड़कर बोली जो रूम का जायज़ा ले रहा था। मैंने उसे देखा, वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पर हल्की सी थकन थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो मैं बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मशगूल हो गई। लेकिन मेरा जहन ज़रा सा उलझ गया था। मैं मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी मेरा हल्का सा तारुफ हुआ था और मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। मुझे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा, और मुजीब और उसकी दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले मुजीब का कोई दोस्त ऐसे घर पर नहीं आया था। मुजीब बहुत सख्त मर्द था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पर ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी है, मैंने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो मैं कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद ज़रूरी थी। मैं यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया।
दरवाजे से मेरी नज़र अंदर चली गई। वो बेड पर चित लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। मैं धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से ज़रा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। मैं उसे यूं लेटे देख सर झटककर जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ़्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफ़ी थक चुका था। मुझे मुजीब ने फ़ोन पर बताया कि समीर के वालिद ने यहाँ एक प्लॉट लिया है और पेशगी की अदायगी कर दी है, मगर इसमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, इसलिए मसले को निपटाने समीर आया है। आने से पहले उसने मुजीब को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर मुजीब यहाँ नहीं था। सिर्फ मैं थी जिससे वो मिला था। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। फिर वो नम बालों को तौलिए से खुश करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पर रुक गया। मैं उसकी तरफ पीठ किए किचन की स्लैब पर खाना बना रही थी। मैंने पीछे देखा तो समीर मेरे पीछे ही खड़ा था। उसे देखकर मैंने कहा, उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। आप फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? समीर बोला, नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की अश्तहांगीज़ खुशबू फैली हुई थी। मैंने कहा, मैं आई थी आपके रूम में खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे। समीर बोला, मेरी पसंद पूछने का क्या फ़ायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया, अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो मुझको देखते हुए बोला। मैंने कहा, हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा, वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोला, ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती है आप। उसने शरारत से कहा। मैंने अबू से कर उसे देखा। मैंने कहा, ठीक है, खा के बताइएगा। मैं खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और खुद भी टेबल की दूसरी साइड पर आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल ही थी। मैं तीखे नोक कश वाली, लाल सी शफाफ रंगत और गुलाबी तुरशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त सरा छींती हो जाती थी। समीर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। वो मुझे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ? अब मैंने पूछा। समीर चौंका और बोला, कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नापसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊँ ना, किसी होटल में। वो खाना खाते हुए रग़बत से बोला। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप रहें, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती हूँ, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगे। इस पर समीर बोला, हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने। अब आप अकेले नहीं, लेकिन आप अकेले क्यों रहती हो? मेरा मतलब मुजीब की फैमिली कहाँ है? मैंने कहा, हम अलग हो गए थे, शादी के फ़ौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो मुजीब को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब इसे फ़िस्तों में ख़रीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है। मैं उसे बताने लगी। समीर मेरी मधुर आवाज़ सुनता गया। कुछ देर के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए आ गई। कुछ देर यूं ही करवतें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान ना था। जब से मुजीब गया था मुझे डर लगता था। तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पर मैं डर के जाग जाती थी। अगरचे मुजीब का रवैया मुझसे हमेशा तलखामीज़ रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब बेजार इंसान था। मुझको नहीं याद था अगर कभी हमने लगातार 5 मिनट से ज़्यादा बात की हो। मुजीब को रात कोई खातून की कॉल आ जाती थी, जिन्हें सुनने के लिए वो छत पर चला जाता था। उसने कई बार मुझको दबी लफ्ज़ों में भड़काया था कि मुझसे शादी में उसकी मर्जी शामिल ना थी। आधी रातें मैंने रोते गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया। हम दोनों बस ज़रूरत के तहत ही बात करते थे। ये सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गई, लेकिन रात के आखिरी पहर मैंने डरावना ख्वाब देखा और चिल्लाकर उठ बैठी। समीर की शायद मेरी दबी दबी चीख से खुली थी। वो जल्दी में ही मेरे कमरे के दरवाजे पर आ गया और बाहर से ही बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, यहाँ कोई है। मैं डरी हुई थी। समीर ने कहा, कहाँ पर? दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हों बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आया और मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा, यहाँ कोई है, खिड़की में था। हैरानी के अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई, बहुत ज़ोर से। मैं आंखों में खौफ लिए बोले जा रही थी। समीर ने कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मायना किया। उसका शीशा सही सालिम था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से उसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खुल गई? समीर उलझ गया। फिर मुझसे कहने लगा, तुम उसे वाकई बंद करके सोई थी ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी आदत है, मैं दरवाजे, खिड़कियाँ और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। मैं अब भी जर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। समीर बोला, मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था। मैंने कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट ऑन रहने दी। मैं घबराई हुई सी बोली। समीर फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे बगौर देखा और चंद लम्हों बाद वो उसके खुलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद और खुलती थी, लेकिन उसका हैंडल ज़रा सा ढीला हो गया था, जो हवा के झोंकों से हिलता रहा था, और बिलाखिर खिड़की खुल गई थी। उसने खिड़की वापस बंद की और बोला, मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स होकर।
खिड़की हवा से खुल गई थी। मैंने कहा, हवा से कैसे खुल सकती है? मैं बेयकीनी से बोली, किसी ने बाहर से खोली थी और वो अब भी बाहर होगा। समीर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, ठीक है? सुबह बात होगी, मैंने देख लिया है, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि मैं उसकी राह में हाइल हो गई और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे मेरी आंखों में जमा सा गया था। मैंने कहा, थोड़ी देर यहाँ रह जाइए या फिर हम जाकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठते हैं। समीर बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ, लेट जाओ अपने बेड पर। मैं मुतजस्सिस से अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड के किनारे से टीक लगाकर बैठ गई। समीर बोला, ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो मेरे करीब आ बैठा था। मैं चंद लम्हों बाद आहिस्तगी से बेड पर दराज हो गई तो समीर बोला, तुम वैसे ही डर गई थीं, कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो समीर नाश्ते के बाद जल्दी ही घर से निकल गया। मुझसे उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। मैं रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। समीर ने मुझे बताया था वो अपने प्लॉट की तरफ जा रहा है, उसके मालिक से मिलने। समीर चला गया तो मैं अपने घर के कामों में मशगूल हो गई। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा मैंने खोला तो बाहर समीर खड़ा था। उसे देखकर मैं मुस्कुराई और बोली, इतने जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, समीर ने कहा। मैंने कहा, ओ, मतलब काम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, मैं बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो भी मेरे पीछे अंदर की तरफ आया और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठे। मैंने कहा, मैं तो बोर हो गई थी सुबह से। इस पर समीर मुस्कुराया और बोला, बोर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। मैंने कहा, जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब? तुम्हारा शौहर नहीं याद आया? समीर ने मुझे छेड़ा। मैं खामोश हो गई। फिर समीर ने कहा, तुम दोनों की शादी कैसे हुई? मैंने कहा, किसकी शादी? समीर ने कहा, तुम्हारी और मुजीब की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, अरेंज? मैंने कहा, अरेंज थी। उनकी मामा मेरी मामा की दूर पड़ी की रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था। फिर वो रिश्ता लेकर आ गईं और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई। मैं बताती रही। आखिर में मेरी आवाज़ में उदासी सी घुल गई। फिर समीर बोला, वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। मैंने कहा, पर मैं नहीं हूँ। खुशकिस्मत? मैं दबी आवाज़ में बड़बड़ाई, मगर समीर ने सुन लिया और बोला, ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो? वो खुशकिस्मत? वो मेरे उदास चेहरे पर नज़रें जमा के पूछने लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही कहा। मैं फीका सा मुस्कुराई और बोली, लंच किया है आपने? नहीं। मैं मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। समीर ने मुझे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई मध्यम आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। फिर मैंने कहा, मैं कुछ देर आराम करूंगी। मैं उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। समीर मेरे पीछे आया। कमरे में एक बेड के किनारे रुककर मुड़ी तो समीर बोला, हो सकता है मैं कुछ कर लूं? मैंने कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। तो समीर ने कहा, तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा, मुझे सोना है थोड़ी देर। इस पर समीर बोला, तो तुम नहीं बताओगी? फिर बोला, तुम सो नहीं पाओगी। वो भारी सी आवाज़ में बोला। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? मैंने कहा, हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई, लेकिन इस वक्त नहीं डरती मैं। समीर ने कहा, इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हो, अजीब बात है। मैंने कहा, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूं। आपने भी नहीं खाया, मैं भी भूखी हूँ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। समीर ने लंच मेरे साथ किया। हम दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़ी टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है। मैंने चाइनीज़ राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। समीर ने सर उठा के मुझे देखा और बोला, किस सिलसिले में? मैंने कहा, उसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा उससे मिलाऊं। अच्छा, समीर बोला। मैंने कहा, हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पक्की वाली फ्रेंड है। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ, मैं उसे बता रही थी। समीर मुझे देख रहा था, फिर बोला, अच्छा चली जाना तुम अपनी फ्रेंड के घर, तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो। अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊँगा खुद। मुजीब कराची में था, मगर पोच में उसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे उस पर ड्रॉप कर सकता था। उसकी ऑफ़र पर मैं चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा, नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। समीर बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पर मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ाऊँगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है,
मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, मैंने कहा तो समीर ने सर हिला दिया। लंच के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और समीर अपने कमरे में आ गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हों बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। मैं अंदर आई और समीर से बोली, आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई। मेरी आवाज़ पर समीर ने आंखें खोली और लेटे मुझे देखा। मैं नक-सक से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। समीर उठे हुए बोला, मुझे कौन सा मेकअप करना है तैयार हो जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, समीर ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पर चंद छपाके मारे और चेहरे को तौलिए से खुश करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था। उसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पर हल्का सा हाथ फेरकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। मैं पास खड़ी उसे दिलचस्पी से देख रही थी। फिर समीर बोला, चलो। मैंने कहा, जी चलें। मैं बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके हम बाहर आए। मैंने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां उसे थमाई, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां मेरे हाथों से मिल गई थीं। हम दोनों की आंखें उस लम्हे चार हुईं। फिर समीर ने गाड़ी स्टार्ट की तो मैं पीछे बैठने के बजाय उसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, समीर ने कहा। मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो समीर चौंका और बोला, क्यों? मैंने कहा, मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। इस पर समीर बोला, अब ये क्या बात हुई? भला उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। मैंने कहा, मुझे सच में उलझन होती है। मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है। लेकिन समीर ने बहुत इसरार किया तो मैंने सीट बेल्ट बांध ली। फिर समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पर आ गया। मेरी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पर था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। मैं उसे रास्ता बताती जा रही थी। वो गाहे बगाहे कन आंखों से मुझे देख लेता था। उसने गाड़ी एक चौराहे पर रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और उसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। हम थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त के घर के सामने खड़े थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। समीर ने कुशादा गली में गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, अब भी आइए अंदर, मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए बोली। समीर ने कहा, नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा, तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा, 4 बजे तक आ जाइए। अब मैं कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए बोली तो समीर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। शाम के 4 बजे समीर ने मुझे वहां से पिक किया। सारे रास्ते में गाड़ी में खामोशी रही। मैं गाहे बगाहे उसे देख रही थी, जैसे उसकी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही हो। घर आने के बाद मैं मशगूल रही। वो भी ज़्यादा देर अपने कमरे में रहा। डिनर हम दोनों ने साथ किया और डिनर के बाद समीर अपने कमरे में आ गया। 10 बज जाने लगे थे। वो सोने के लिए लेट गया था। कुछ देर के बाद मैं समीर के कमरे में गई। दरवाजे से अंदर झांका और कहा, मैं अंदर आ जाऊं। उसने इस बात में सर हिलाया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, मैं लजाई हुई सी बोली। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। तो समीर बोला, तुम जाओ अपने रूम में, मैं वहाँ आता हूँ। फिर मैं अपने रूम में आ गई तो कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर समीर खड़ा था। मैंने उसे देखते हुए कहा, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। अभी मुझे फिर लगा था जैसे किसी ने खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद कर दी। इस पर समीर बोला, तुम्हें खामोखा के वहम हो गए हैं। सबा यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो, डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूँगा। समीर ने मुझे दिलासा दिया तो मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैं सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं मेरी आंख कब लगी और मैं नींद की वादियों में चली गई। सुबह हुई तो समीर ने मुझसे पूछा, मुजीब से बात हुई तुम्हारी? मैंने कहा, हाँ, सुबह हुई थी। 10 बजे के करीब फ़ोन किया था मैंने उन्हें। फिर बोला, अच्छा, क्या बात हुई? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, अभी उन्हें कराची में बहुत काम है। वो बता रहे थे कि कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। समीर ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा, 2 दिन का वो बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। अगले दिन समीर 8 बजे के करीब ही घर से निकल गया। तब मैं नाश्ता बनाने में मशगूल थी। उसने नाश्ता भी नहीं किया था और ऐसे ही चला गया। फिर मैं भी थोड़े घर के कामों में लग गई। लंच से ज़रा पहले वो घर आ गया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। समीर को आते देखकर मैं मुस्कुराई और टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और बोला, क्या हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, टीवी देख रही थी। सुबह से घर के काम करती रही, सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होकर टीवी देखने बैठ गई हूँ। मैं दिन भर की मसरूफियात गिनवाने लगी। समीर दिलचस्पी से सुनता रहा। फिर मैंने पूछा, आपका काम हुआ कि नहीं? वो बोला, काम अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। समीर ने यकीन से कहा। मैंने कहा, अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये कहकर मैं सोफे से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। वो मेरे पीछे आया और टैप से हाथ धोए। तब तक मैंने टेबल पर कई बर्तन सजा लिए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी। खाने की खुशबू फैली। समीर की भूख चमक उठी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। समीर ने कहा, तुम नहीं खाओगी? मैं बोली, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। इस पर समीर ने कहा, क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा, वैसे ही, दिल नहीं कर रहा।
आप खाएं। वो बोला, ऐसे नहीं चलेगा सबा, चलो आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ। वो मुझे देखकर बोला। मैं टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। फिर समीर ने कहा, आज मुजीब से बात हुई तुम्हारी? मैं बोली, नहीं। मैं सर झुकाकर बोली। समीर ने कहा, तुम उससे बात कर लो ना, कहीं मसरूफ़ होगा, वो काम के सिलसिले में तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा, तुम कॉल कर लो। वो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है, करती हूँ। ये कहकर मैं अपने रूम की तरफ चली गई। चंद लम्हों बाद मैं फ़ोन कान से लगाए अंदर आई। मुजीब था कॉल पर, पूछ रहा था समीर का। मैंने कहा, जी वो यहीं मौजूद है, अब बात करें उनसे। टेबल के करीब आकर मैंने स्पीकर ऑन करके फ़ोन समीर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने बुझे दिल से थाम लिया। कैसे हो? मुजीब ने कहा। समीर को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। खैरियत से हो तुम? सुनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो मुझे सुनाने के लिए बोला। मैं कुछ बर्तन सिंक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। मुजीब का कहा लगा कि हाँ, ऐसा एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ़्लाइट से आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊँगा। ये कहकर समीर ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। मैं कुर्सी खींचकर समीर के सामने ही बैठ गई और बोली, खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। मैं बोली और अपने लिए प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ देर पहले मैं कुछ भी खाने से इनकार कर रही थी, मगर अब टेबल पर आ बैठी थी और ये शौहर से बात करने के बाद हुआ था। समीर ने बुझे दिल के साथ खाना शुरू किया। हर लुकमा उसे हल्क में फंसता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लुकमों ज़बरदस्ती खाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो मेरे सामने से उठ गया। मैं रग़बत से खा रही थी और बोली, खाया नहीं? इतनी जल्दी उठ गए आप? मैं हैरान हुई। अगले दिन समीर बाहर छोटे से लॉन में टहल रहा था, मैं अंदर किचन में थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। ये दिलचस्प भी है और आपको पूरी तरह महजूज भी करेगी। मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आइंदा कहानियाँ भी आप तक पहुँचती रहें। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। किचन की खिड़की से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा नाम हुरैन है और मैं अपने घर की लाडली बेटी हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे बड़े भाई शहरियार ने घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थीं। अम्मी जान, जो हमेशा से बहुत सादा और घरेलू खातून थीं, शहरियार भाई की सेहत और परेशानियों को लेकर अक्सर फिक्रमंद रहती थीं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने रात का खाना तैयार किया तो शहरियार भाई मामूल से लेट घर आए थे। उनके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। वो खामोशी से खाने की मेज पर आकर बैठ गए। अम्मी बार बार मुझे इशारे कर रही थीं कि मैं भाई से पूछूं कि वो इतने परेशान क्यों हैं, या फिर अम्मी खुद उन्हें गौर रही थीं कि शायद वो कुछ बोल पड़ें। खाने के दौरान मुकम्मल खामोशी रही। शहरियार भाई ने बमुश्किल चंद निवाले लिए और फिर प्लेट एक तरफ सरका दी। अम्मी ने तशवीश से पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है, कुछ खाया क्यों नहीं? शहरियार भाई ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, बस अम्मी, आज काम का बोझ ज़्यादा था, भूख नहीं है, आप लोग खाएं, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अम्मी ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर बोली, हुरैन, देख रही हो अपने भाई को, पिछले कई हफ्तों से इसका यही हाल है। मुझे तो डर है कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस गया हो। तुम बर्तन धोकर सोना, मेरे सर में दर्द है, मैं लेटने जा रही हूँ। अम्मी के जाने के बाद मैं बर्तन समेटने लगी। मेरा जहन भी तरह तरह के वसवसों का शिकार था। शहरियार भाई हमेशा से बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए थे। बर्तन धोते हुए मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं डर गई, लेकिन फिर मानूस खुशबू से पहचान गई कि ये शहरियार भाई ही हैं। मैंने मुड़कर देखा तो शहरियार भाई किचन के दरवाजे पर टेक लगाए खड़े मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। हुरैन, अभी तक काम कर रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। जी भाई, बस खत्म होने वाला है, आप सोए नहीं अभी तक? मैंने हाथ पोंछते हुए पूछा। वो आगे बढ़े और मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा। नींद नहीं आ रही थी गुड़िया, सोचा अपनी बहन से 2 घड़ी बातें कर लूं। तुम्हें याद है बचपन में हम कैसे रातों को जागकर भूतों की कहानियां सुनते थे? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जी भाई, याद है, और आप हमेशा मुझे डराकर खुद भाग जाते थे। भाई हंस पड़े। ये हंसी बहुत दिनों बाद उनके लबों पर आई थी। चलो जल्दी से काम खत्म करो और मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अम्मी तो सो गई है ना? जी अम्मी सो गई हैं,
लेकिन भाई, सब खैरियत तो है ना? आप इतने संजीदा क्यों लग रहे हैं? मैंने डरते डरते पूछा। तुम आओ तो सही, फिर बताता हूँ, उन्होंने कहा और किचन से निकल गए। मैंने जल्दी जल्दी बाकी काम समेटा। दिल में धड़का लगा हुआ था कि भाई क्या बात करना चाहते हैं। कहीं वो मेरी शादी की बात तो नहीं करने वाले, या फिर माली हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। हजारों सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। मैं अपने कमरे में गई, चादर ओढ़ी और फिर आहिस्ता कदमों से चलती हुई भाई के कमरे की तरफ गई। दरवाजा नीमवा था। मैंने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। शहरियार भाई बेड के किनारे बैठे किसी फाइल को गौर से देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने फाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दी और मुस्कुराकर मुझे बैठने का इशारा किया। आओ हुरैन, बैठो। मैं उनके करीब कुर्सी पर बैठ गई। जी भाई, बताएं। शहरियार भाई कुछ देर खामोश रहे, जैसे अल्फाज का चुनाव कर रहे हों। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हुरैन, तुम्हें पता है कि अब्बू के जाने के बाद हालात कितने मुश्किल हो गए थे? मैंने इस बात में सर हिलाया। जी भाई, मैं जानती हूँ कि आपने कितनी मेहनत की है हम सब के लिए। बात सिर्फ मेहनत की नहीं है हुरैन, उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। दरअसल अब्बू पर कारोबार में कुछ कर्जा चढ़ गया था जिसका हमें इल्म नहीं था। पिछले कुछ महीनों से वो लोग मुझे तंग कर रहे थे। मैंने अम्मी को और तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग परेशान हो। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कर्जा? लेकिन भाई, आपने अकेले ये सब कैसे बर्दाश्त किया? और अब क्या सूरत हाल है? भाई ने वो फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये देखो, ये हमारे घर के कागजात हैं। ये गिरवी पड़े हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने आखिरी किस्त अदा करके इन्हें छुड़ा लिया है। अब ये घर मुकम्मल तौर पर हमारा है और कोई कर्जा बाकी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते हाथों से फाइल थामी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई इतनी बड़ी जंग अकेले लड़ रहा था। लेकिन भाई, इतने पैसे, आपकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है, फिर आपने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। शहरियार भाई मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था। याद है तुम मुझसे अक्सर पूछती थी कि मैं रात को देर से क्यों आता हूँ, और अम्मी शक करती थीं कि मैं गलत सोहबत में पड़ गया हूँ। दरअसल मैं ऑफिस के बाद शाम को एक और जगह पार्ट टाइम जॉब करता था और रात को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी करता रहा। पिछले 6 महीने मेरे लिए बहुत सख्त थे। मैं बमुश्किल 3-4 घंटे सो पाता था। लेकिन मुझे सुकून था कि मैं अपनी बहन और माँ की छत बचा रहा हूँ। मैं अपनी कुर्सी से उठी और भाई के गले लगकर रोने लगी। मुझे अपने आप पर और अम्मी पर बहुत गुस्सा आया कि हमने भाई पर शक किया। हम समझते रहे कि वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए अपनी जान घिला रहे थे। हमें माफ़ कर दें भाई, मैंने सिसकते हुए कहा। अम्मी और मैं, हमने बहुत गलत सोचा। अम्मी तो कहती थीं कि शायद आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आप हमसे दूर हो गए हैं। भाई ने मुझे प्यार से अलग किया और मेरे आंसू पोंछे। अरे पगली, मेरी जिंदगी में तुम और अम्मी के अलावा कौन आ सकता है? मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी दोस्त, मेरी कायनात, सब तुम ही तो हो। एक भाई के लिए इसकी बहन की इज्जत और हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई हमारे घर पर उंगली उठाए? फिर भाई का मूड थोड़ा खुशगवार हो गया। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा, वैसे एक बात बताओ, तुमने जावियर के बारे में क्या सोच रखा है? जावियर हमारे मामू का बेटा था और अक्सर हमारे घर आता रहता था। मुझे वो कभी खास पसंद नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत लापरवाह किस्म का लड़का है। जावियर भाई, क्यों? उनका इस बात से क्या ताल्लुक? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें लगता है कि जावियर निकम्मा है ना? भाई ने हंसते हुए कहा। लेकिन हुरीन, इस मुश्किल वक्त में अगर किसी ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो जावियर ही था। जब मैं थककर गिरने वाला होता था तो जावियर मुझे हौसला देता था। उसने अपनी सेविंग से भी मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं किस्त बर वक्त अदा कर सकूं। वो लड़का हीरे जैसा है, बस जाहिर नहीं करता। मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने जावियर के बारे में कितनी गलत राय कायम कर रखी थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वाकई भाई, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हाँ, भाई ने संजीदगी से कहा,
कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हम अक्सर लोगों के जाहिर को देखकर फैसला कर लेते हैं और उनके अंदर छुपी अच्छाई को नहीं देख पाते। खैर, अब ये सब बातें छोड़ो। मैं चाहता था कि ये खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें दूं। कल सुबह हम अम्मी को सरप्राइज देंगे। हम दोनों बहन भाई काफी देर तक बातें करते रहे। भाई ने मुझे अपने मुस्तकबिल के प्लान्स बताए। उन्होंने कहा कि अब चूंकि कर्ज उतर गया है, वो चाहते हैं कि मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करूं। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ घर के कामों तक महदूद रह जाओ हुरीन, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर एक बाइख्तियार खातून बनो। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। भाई की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में आ गई हो। एक ऐसा भाई जो अपनी बहन के ख्वाबों के लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दे, वो किसी नेमत से कम नहीं होता। अगली सुबह मैं और शहरयार भाई जल्दी उठ गए। हमने अम्मी के लिए नाश्ता बनाया। जब अम्मी किचन में आईं तो हमें हंसता मुस्कुराता देखकर हैरान रह गईं। आज क्या बात है, सूरज कहाँ से निकला है? कल तो घर में मातम छाया हुआ था और आज ईद का समा है, अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहरयार भाई ने अम्मी को कुर्सी पर बिठाया और वो फाइल उनके सामने रख दी। ये क्या है? अम्मी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। अम्मी, ये आपके घर की आज़ादी का परवाना है, भाई ने अम्मी के कदमों में बैठते हुए कहा और उन्हें सारी हकीकत बता दी। अम्मी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने भाई को गले लगा लिया और उनके माथे को चूमने लगीं। मेरा शेर बेटा, मैं सदके जाऊं, मैं कितनी नादान थी जो तुझे गलत समझती रही। तूने तो बाप बनकर इस घर को संभाल लिया। अम्मी की आवाज़ भर आ गई थी। इस दिन हमारे घर में हकीकी खुशी लौट आई थी। वो बोझ जो महीनों से हमारे घर की फिजा को बोझल किए हुए था, अब उतर चुका था। दोपहर को जावियर भाई भी आ गए। मुझे उन्हें देखकर पहली बार बहुत इज्जत महसूस हुई। मैं उनके लिए चाय लेकर गई तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ हुरीन, आज तो बड़ी खातिर मदारत हो रही है, कहीं शहरयार ने मेरा राज तो नहीं खोल दिया? मैंने शर्मिंदगी से कहा, शुक्रिया जावियर भाई, आपने हमारे लिए जो किया हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। जावियर ने संजीदगी से कहा, हुरीन, शहरयार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन जैसी हो। अपनों के लिए कुछ करना एहसान नहीं होता, फर्ज होता है। इस वाक़े ने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक तो ये कि कभी भी किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर अपने घर वालों के बारे में। और दूसरा ये कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। शहरयार भाई ने अपनी कुर्बानी से साबित कर दिया था कि एक मर्द की असल खूबसूरती उसकी जिम्मेदारी निभाने में है। अब हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हैं। शहरयार भाई अब पुरसुकून रहते हैं। हम अक्सर रात को चाय पीते हुए उन मुश्किल दिनों को याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जावियर भाई का भी हमारे घर आना जाना लगा रहता है और अब मुझे उनकी लापरवाही में भी एक जिम्मेदार इंसान नजर आता है। सच कहते हैं, मुश्किल वक्त ही अपनों की पहचान करवाता है और मुझे फख्र है कि मेरी पहचान मेरा भाई शहरयार है, जिसने मेरी हिफाजत और खुशी के लिए अपनी जवानी के कीमती दिन वक्फ कर दिए। ये मोहब्बत, ये ईसार और ये कुर्बानी ही हमारे घर का असल असासा है।